और उसमें औरंगाबाद का नाम बहुत आगे जाने वाला है। नासिक बहुत बड़ा सिटी है, अभी वहां से ढंग का पिकअप सेंटर नहीं है, मीटिंग कोई बहुत बड़ी नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा प्लान कीजिए। अभी सोचने का समय जा चुका है। यदि अपने में से कोई व्यक्ति आज ये उम्मीद करके आया है कि आज मैं मीटिंग में जाके सोचूंगा कि मुझे आरसीएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस समय डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल हिंदुस्तान में बनने वाला है, अभी क्विक डिसीजन लेने का टाइम है। हेलो, सोचने का टाइम जा चुका है पिछले 1 साल 2 साल पहले। अब ये बिजनेस क्या रूप लेगा, क्या होने वाला है, उस पर आज अपन बात करेंगे। और मेरा आज का आपके बीच में जो टॉपिक रहेगा, स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में आने वाले कुछ सालों में, आने वाले भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग का क्या रूप बनने वाला है। हेलो, आज हम डायरेक्ट सेलिंग की इवेंट में हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्कोप होगा, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह करेंगे कि यदि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, तो उसमें आरसीएम का क्या स्थान रहेगा। तैयार है उसके लिए? तो थोड़ा सा माइंड को खोल के बैठिए। यदि कहीं पे लग रहा है कि यार कहीं जाना था, आज बहुत बिजी थे, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, मेरे पास तो ऑलरेडी महीने के 2-3-4 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं आज आपके बीच में हजारों और लाखों रुपए कमाने की बात करने नहीं आया हूं। हेलो, करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं वो बात करने के लिए। आप तैयार हैं? तैयार हैं आप? मैं अपने आप को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। सर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो आप, थोड़ा सा बस। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। पिछले 18 साल से ये दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आरसीएम बिजनेस के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं नौकरी करता था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैथ लेक्चरर की मेरी जॉब थी, मैथ लेक्चरर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि शायद ये काम उन लोगों का है जिनके पास और कोई काम नहीं होता। मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जॉब में था, 2nd क्लास गजेटेड पोस्ट पे मैं काम कर रहा था, जहां पर हरे पेन से साइन किया जाता है ना? क्लियर हो गया ना? स्टैंप लगा के जो अटेस्ट किया जाता है, दैट इज ए 2nd क्लास पोस्ट। मैं लेक्चरर था, लेकिन केवल नौकरी से ही मैं काम नहीं चला रहा था अपना। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। मेरे शहर का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं उस समय चला रहा था। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000-2001 की। और 6 बैच में कोचिंग के लेता था। शहर का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे आईआईटी जैसी संस्थाओं में जाते थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, उस टाइप की एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर रहा था। इसका मतलब पहले से काम ठीक ठाक था। क्लियर हो गया? यानी कि ठीक ठाक लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। जिस पोस्ट को लेने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पढ़ाई भी बहुत सारी चाहिए, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी, एमफिल, और केवल क्वालिफिकेशन से वो पोस्ट नहीं मिलती है। साथ में जैक भी चाहिए और साथ में कुछ और भी चाहिए, वो अपन टॉपिक बात करने का नहीं है। उस प्रकार की नौकरी को लात मार के आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। इसका मतलब उससे बेहतर तो होगा ये। और गणित का व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा बेवकूफ भी नहीं होता है, कैलकुलेटिव तो होता है ना? जब मैंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में, मुझे इसका फ्यूचर बताया गया। देखो फ्यूचर कब बताया गया? जब इस बिजनेस में प्रोडक्ट के नाम पर केवल पेंट का पीस होता था। 5 पेंट एक गत्ते के डिब्बे में दी जाती थी
और बोला जाता था आप किसी व्यक्ति को ये 5 पेंट दीजिए और आपके घर में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। उस समय बिलीव करने वाली बात नहीं थी, तब कैलकुलेट किया था। जैसे ये बिजनेस का फ्यूचर मुझे दिखाया गया, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कैसे होगी, ये कंपनी क्या है, कितना बड़ा काम होने वाला है, मैं इस बिजनेस से बहुत प्रभावित हुआ। एक मीटिंग में मैंने डिसीजन लिया, इस बिजनेस को करते हैं। 6 घंटे की मेरी नौकरी होती थी, 6 घंटे कोचिंग सेंटर पे लगाता था, 2 घंटे मुझे ड्यूटी पर आने जाने में लगते थे, 14 घंटे का काम रोज होता था। तो लगा कि यदि बिजनेस करना है तो टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा, राइट। अब टाइम नहीं है तो क्या करें, नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नौकरी अपने दिमाग में इस प्रकार बैठा जाता है कि एक बार यदि मिल जाए तो उससे बड़ा कोई आदमी अपने आप को मानता ही नहीं है। मेरे साथ भी वही स्थिति थी, तो मुझे लगा कि नौकरी के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को करेंगे, तो कोचिंग सेंटर को बंद कर देते हैं। पहले दिन कोचिंग सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया। मीटिंग में ही निर्णय लेके अब कोचिंग सेंटर नहीं चलाएंगे, वो जो टाइम 6 घंटे लगते हैं वो आरसीएम बिजनेस में लगाएंगे। और बहुत एक्साइटेड था मैं उस मीटिंग के बाद। मैं घर पे गया और घर पे मेरी मैडम थी, बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे वो। तो मैंने जाते ही मैडम को ये बात बताई कि मजा आ गया, तो कमाल का बिजनेस मीटिंग में गया था, ये तो जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। और आज मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर नहीं चलाएंगे, इस बिजनेस को करेंगे। तो घर वालों ने पीठ थपथपाई होगी, है ना, क्या डिसीजन करके आए हो। हेलो, बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था और मैंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, बड़े तर्क दिए कि देखना अब कंपनी बड़े प्रोडक्ट लेके आएगी, मेरे पास बहुत सर्कल है, बहुत लोग नेटवर्क में आएंगे, बड़ा पैसा आएगा, क्या ये नौकरी में कोचिंग सेंटर में लगे रहते हैं 6-6 घंटे पढ़ाने के लिए। और जैसे मेरी कहानी खत्म हुई तो मैंने मैडम से भी राय जाननी चाहिए, क्योंकि बिना आप जब तक फैमिली आपके, आज मैडम आए हुए हैं 4-5 दिन से, आज होटल में है वो। मैंने बड़ी कोशिश की कि नहीं, मैं 4-5 दिन से थोड़ा मुझे रेस्ट करना है। तो मैंने जैसे ही मेरी कहानी खत्म हुई, मैंने उससे पूछा अब आप बताओ ये बिजनेस को करने के लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा। बिना घर की सपोर्ट के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, और घर का सपोर्ट शुरू बड़ा पावरफुल मिलता है। और जैसे मैंने उनसे सपोर्ट की बात की, उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई किया, हेलो, जानना चाहते हैं। और उनका जो रिप्लाई था बड़ा मोटिवेटिंग था। उन्हें तुरंत बोला, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी। 1987 में मेरी शादी हुई थी और उन लोगों ने जब मुझे चुना कि यार लेक्चरर के साथ शादी हो रही है, बड़ा समझदार आदमी होगा। और जो 13-15 साल से मेरे साथ रह रही थी, घर बड़ा अच्छा चल रहा था, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी। इस प्रकार के रिएक्शंस आपके पास आते हैं, और जब इस प्रकार के रिएक्शंस आपके पास आते हैं तब आपका डिसीजन क्या होता है, दैट डिसाइड योर सक्सेस। उस समय आपका डिसीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा दिए गए रिएक्शन से प्रभावित हो जाते हैं। जो उन्होंने लगा, जो उन्होंने महसूस किया, वो बात छोड़ जाते हैं। और जैसे मेरे कलीग्स को, मेरे स्टाफ वालों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि यार इन्होंने कोचिंग सेंटर बंद कर दिया और इसके पीछे लग रहे हैं, ये पैंट बेचते घूम रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि समझदार लोग इतना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। अपन अक्सर बताते हैं ना कि समझदार लोग बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। तो मैं बड़ा कन्विंस था कि सही कह रहे हैं आप, समझदार लोग बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। मैं इस पे 100% सहमत था, लेकिन मेरा जवाब था कि कामयाबी की दुनिया में कामयाब लोग उनको कहा जाता है जो अपने लिए गए निर्णय को सही साबित करने की हिम्मत रखते हैं। यही सक्सेस का राज है, और कुछ भी नहीं सिखाना है। हमारे से गलती क्या हो जाती है, हम डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उस डिसीजन को सही प्रूव नहीं कर पाते हैं। तब लोगों को लगता है ये तो ऐसे ही कुछ ही बोल देता है। जिस दिन आप अपने लिए गए निर्णय को सही साबित कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूं उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ लगने को तैयार हो सकती है।
बस वो पीरियड आपका जो दैट इज वेरी क्रूशियल पीरियड, उसमें आपको अपने आप को मेंटेन करना होता है, उसमें आपको फील्ड में एनर्जी लगानी होती है, उसमें आपको रिजल्ट निकालने होते हैं। केवल काम करने से चमत्कार होगा, मैं इस फेवर में नहीं हूं। बच्चा स्कूल में जाता रहे, खूब पढ़े, खूब मेहनत करे, एग्जाम में 30 नंबर ले, तो उसको क्रेडिट मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, ओबीडियंट बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको एग्जाम में अपने मार्क्स भी लाके दिखाने होते हैं, तभी बोला जाएगा इसने अच्छा काम किया है। राइट? तो मैंने काम शुरू किया, धीरे धीरे रिजल्ट आए, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने यस किया, मैं आगे बढ़ता गया, कुछ मेरे साथ चले और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। इन द 6 months आई वॉज रोयल्टी चीफ ऑफ RCA बिजनेस। आज मैं कई लोगों को सुनता हूं, 2 साल हो गए हैं सर, अभी तो होने इतने प्रोडक्ट आ गए, लेकिन अभी तक भी वो जूझ रहा है सर। एक 15 का चैलेंज आ गया, कभी कहते हैं 3.5 लाख का चैलेंज आ गया है, कभी कहते हैं सर अपलाइन टाइम नहीं दे पा रहा है। ये जो बहाने हैं, ये बहुत बड़े दिमक है। ये कामयाबी किसी स्पोर्टिंग सिस्टम से या प्रोडक्ट से या PUC से नहीं आती है। कामयाबी आती है तो व्यक्ति की अंदर की आग से आती है। और जिस दिन आपके अंदर वो कामयाबी की आग लग गई, लोगों की कमी थोड़ी है सर, सड़क पे निकल जाओ, लोग ही लोग तो हैं। हम उनको सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर आग नहीं लग रही है। हमने इसको अदरवाइज मान लिया, चलो यार गए थे, सामान लिया, अच्छा लगा तो ठीक है, कुछ लोग मान के तो कर लेंगे, है ना। ये एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा। और अपनी इंडियन इस कल्चर में ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं है। हम पेन नहीं लेते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश में रहते हैं। ठीक ठाक चल रहा है तो ज्यादा पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, चल गया तो ठीक, कौन सा कुछ लाखों रुपए लगाए हैं। ये एटीट्यूड बदला है। वो मैं कई बार एक सुनाता हूं किसी मीटिंग में। एक बार कोई कॉन्फ्रेंस थी, 3 साइंटिस्ट थे उसके अंदर, एक इंडियन था, एक जापानीज था, एक अमेरिकन था। किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद उनको लगा यार थोड़ी सी कॉफी पीते हैं, है ना। वो किसी रेस्टोरेंट में, होटल में गए और उन्होंने कॉफी का ऑर्डर किया। वेटर ने कॉफी ला के दी और जैसे ही कॉफी पीने लग रहे थे तो जो वो जापानीज था उसकी कॉफी खत्म हो गई और उसने कप को उल्टा रख दिया। इंडियन पी रहा था, उसने कहा यार हमारे इंडिया में तो कल्चर है ही नहीं, कप को सीधा रखते हैं, तो कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होगा, है ना। उसके दिमाग में आया कि चलो अपन यहाँ दूसरे कंट्री में आए हैं, अपन भी कप को उल्टा रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जैसे ही वो ये सोच रहा था, अमेरिकन की कॉफी खत्म, उसने कप को सीधा रख दिया। अब वो कंफ्यूज हो गया कि इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। ये कप को उल्टा रख रहा है, ये कप को सीधा रख रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, बट इंडियन माइंड तो गजब का है सर। और जैसे उसकी कॉफी खत्म हुई, उसने कप को टेढ़ा रख दिया, और जैसे टेढ़ा रखा वो दोनों परेशानी हो गए, यार ये क्या तरीका है। उन्होंने कहा भाई साहब इसका मीनिंग क्या है, आपने ऐसा क्यों रखा। बोले पहले तुम बताओ, तुमने कप को उल्टा क्यों रखा। उन्होंने कहा मैंने कॉफी और नहीं चाहिए, वेटर आएगा समझ जाएगा मुझे कॉफी नहीं चाहिए। तो अब तूने सीधा क्यों रखा कि मुझे अभी और कॉफी की जरूरत है, वेटर आएगा कॉफी डाल देंगे। अब तो बता तूने क्यों रखा कि भाई साहब अपनी फिलोसफी सिंपल है, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। तो ये आइडियोलॉजी सबसे बड़ी रुकावट होती है काम में। बिना कुछ पेन लिए, बिना कोई कमिटमेंट के कुछ बड़ा काम होने वाला। तो आज अपन जो बात करेंगे वो है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या स्कोप होना है, और यदि ये स्कोप इतना बड़ा है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहा हूं, और यदि नहीं कर रहा हूं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है। राइट? तैयार है आप उसके लिए? लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं, कोई भी फील्ड है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, या जो भी फील्ड है, उसमें जब हम काम करते हैं तो हर व्यक्ति के माइंड में 2 तरह की साइकोलॉजी चलती रहती है, 2 तरह के विचार चलते रहते हैं। उस काम को करते समय उसके दिमाग में 2 तरह के भाव होते हैं। बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो इस भाव से करते हैं कि इस काम से करने से मेरे घर का गुजारा ठीक ठाक हो जाएगा, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ अस वर्क टू फुलफिल देयर नीड्स। जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं हम।
मैं नौकरी पे इसलिए नहीं जाता कि मुझे नौकरी पे जाने का शौक है, नौकरी पे जाने से मेरे घर की जरूरतें पूरी होती, इसलिए मैं नौकरी पे जाता हूं। राइट? मोस्ट ऑफ अस, बहुत सारे लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन वो जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं। दे वर्क टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। हेलो, वो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए काम वो भी करते हैं, ताकत वो भी लगाते हैं, एनर्जी वो भी लगाते हैं, लेकिन उस काम के करने में जरूरतों का कोई ध्यान नहीं, वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। अमिताभ बच्चन 75 साल की उम्र में भी फिल्म इसलिए बनाता है कि उसको पता है यदि इस फिल्म से 10-5 लाख मिल गए तो मेरे घर का गुजारा ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा ही है ना? वो इसलिए नहीं कर रहा, वो इसलिए पूरा काम कर रहा है कि वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि 75 साल की उम्र में भी सुपरस्टार बना जा सकता है। वो जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहा है। विराट कोहली हर मैच में बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, इसलिए नहीं करता कि यदि एक इस मैच में मैन ऑफ द मैच और आ गया तो अनुष्का शर्मा की एक साड़ी के पैसे और निकल जाएंगे। वो इसलिए करता है कि दुनिया को बताना चाहता है आई एम विराट कोहली। हेलो, तो बहुत सारे लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग सपनों को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बात उसकी नहीं है, बात क्या है? सफलता उन लोगों को मिलती है जो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। हेलो, सफलता उन लोगों को कतई नहीं मिलती जो जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। उनको सफल लोग कहीं नहीं कहा जाता, और यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक आरसीएम में है। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, वो ज्वाइन इसलिए होता है कि यार चलो कुछ करके देख लेते हैं, 10-5 हजार आगे थोड़ा काम ठीक ठाक चल जाएगा, इसलिए वो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा है। आरसीएम बिजनेस में भी बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो यहां जरूरतों के लिए नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। हेलो, यहां पर मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, क्या आपका भी कोई सपना है? क्या सपना देखने की हिम्मत रखते हैं? इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो सबसे पहला काम है कि आप यहां पर क्यों आए हैं? Why you are here? Why you are doing RCM business? अच्छा ठीक ठाक काम चल रहा है आपका, फिर क्यों जा रहे हैं लोगों के पास? जब लोग टीवी देखते हैं उस समय हम लोग फील्ड में होते हैं, सड़क पे होते हैं। जब लोग रेस्ट करते हैं उस समय हम पता नहीं कहां घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लोग टीवी देख रहे हैं वो सपनों के लिए काम नहीं करते हैं। उनकी जरूरत थी, नौकरी से पूरी हो गई, दुकान से पूरी हो गई, अब टीवी देखने का टाइम है। हम लोग सपनों के लिए काम कर रहे हैं। हेलो, यदि सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई जो सपना आप चाहते हैं उसकी बड़ी सी फोटो, बड़ी सी तस्वीर अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने मोबाइल में लगाइए, ताकि यदि कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव करने की कोशिश भी करे तो वो सपना आपको नेगेटिव ना होने दे। हेलो, कर सकते हैं? तो आपका इस बिजनेस में आने का कारण यदि ये है तो भाई साहब रॉयल्टी आने में 2 साल लग जाएंगे, और यदि आपका इस बिजनेस में आने का कारण ये है तो आज ज्वाइन होने के बाद भी अगले महीने रॉयल्टी अचीव की जा सकती है। उस प्रकार का बिजनेस है। तो वो कारण आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। है सपना? ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, मैं थोड़ा सा कुछ आपके मन की शांति के लिए, कुछ अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कुछ बता रहा हूं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ये अलायंस ग्लोबल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इट इज द इंडस्ट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये संभावनाओं से भरी हुई है। इसमें फिक्स नहीं है कि 10,000 मिलेंगे या 200 मिलेंगे, ये संभावनाओं से भरी हुई है। लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल चीज क्या है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री। हर चीज संभव है, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त चाहिए,
बिलीव इन योर सेल्फ, कि आपका अपने ऊपर विश्वास होना। आप फील्ड में कई बार जाते होंगे, आप लोगों को प्लान दिखाते हैं कि मार्केट में ये प्रोडक्ट है जिसमें मिलावट की संभावना है, रेट की बार्गेनिंग है, बीमारियां बढ़ रही हैं। मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया जो बहुत अच्छा है, जिसके रेट मार्केट से अच्छे हैं, बहुत कम है, जो घर के लिए बहुत हेल्दी है, आपके बच्चों को बीमार होने से बचा सकता है। यदि 100 एंड 100 आप इसमें खाते हैं तो आपको ये फायदे मिलेंगे, ये रॉयल्टी आएगी, टैक्स आएगा। आपने पूरी कहानी बताई और जैसे आपने उसका रिस्पॉन्स जाना तो सामने वाला पूरी बात सुनकर क्या बोलता है, भाई साहब सारा काम ठीक है लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। ये बोलता है ना, बाजार की चाय की बजाय यहाँ की चाय पीने में क्या बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कहीं पे बैठा हुआ है कि शायद मेरे से कुछ बड़ा होने वाला। ये कहां से आया? उसके सबसे पहले जब वो छोटा सा बच्चा था, वो बड़ी बड़ी बात वो भी करता था, बड़े बड़े सपने वो भी देखता था। शाहरुख खान वो भी बनना चाहता था, विराट कोहली वो भी बनना चाहता था। लेकिन जैसे उसने कुछ करने की कोशिश की, उससे 2 बार गलतियां हुई, उसको डांट दिया गया, नहीं नहीं। जैसे स्कूल में गया, उसके नंबर कम आए, उसको साइड में हाथ खड़े करके खड़ा कर दिया गया, तेरे बस की बात नहीं है। जैसे 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार उसको ये कह के रियलाइज कराया गया कि तू सारे काम गलती करता, तेरे से कुछ होने वाला। और जैसे उसकी जिंदगी में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, उसने उसको भी वैसे मान लिया कि भाई साहब ये मेरे बस की बात। बट इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर क्या है? अभी अजय पाल जी बोलते कि मैं 7वीं फेल हूं, 7वीं पास हूं, जो भी है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मायने रखती। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आता है, वो आपका आत्मबल बढ़ाता है, आपका विश्वास बढ़ाता है, आपका साहस बढ़ाता है और आपको विश्वास दिलाता है कि एक दिन आप भी आरसीएम का डायमंड बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी यही है। लैपटॉप में कोई